सिक्वेंस सीरीज जो 11th क्लास वाला है, हाँ सर। तो उसमें ऐसे उसकी कोई खास हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि एपी में जो एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म क्या है, जीपी में एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टर्म क्या है। आप वो डाउट क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना। सो आप वो चीज़ डाउट क्लास में पूछ सकते हो, ग्रुप में भेज सकते हो, कोई सॉल्व करके भेज देगा, नहीं तो डाउट क्लास में ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन मार्केट में भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे इतने लोग 11 12 के सॉल्यूशन अपलोड करते हैं, तो वहाँ भी मिल जाएगा ऑनलाइन आपको। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मेन तो सीखना है कि होगा कैसे, गूगल पे भी हाँ सर, अवेलेबल वही है। वही है सर, सोल्यूशन देखना पड़ता है ना, इंग्लिश हो जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फिर वही बीच के ना कब वो करने होते हैं। गिवन जो जो लिख लीजिए, जो फाइंड करना वो देखिए क्या फाइंड करना है, फिर आप सोचिए कि कैसे फाइंड कर सकते हैं ना, वही तो जल्दी देखनी है बीच में क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको प्रैक्टिस करके आएगा। तो कुछ एग्जाम पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व करना, एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको आइडिया मिलेगा एक्चुअली। तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करो फिर एक्सरसाइज करो, शायद तब आपसे यार बेटर सॉल्व होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व कीजिए, उसके जिस भी देखो एनसीईआरटी में जो 11 12 का है, पहले एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए गए ताकि आप ये समझ सको क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो पहले आप खुद से एग्जाम्पल सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखो, फिर समझो क्या हो रहा है। तो एक्सरसाइज में बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चंस ही हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में है वैसे ही एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, पैरेलल ही है, तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। बाकी डाउट आप क्लास में, डाउट क्लास में रात को 11 मतलब 11 से 12 है, लेकिन वो खींच जाता है तो 11:15 से 12 के लगा लो, 12:30 तक क्लास चली जाती है। सब मतलब ये समझ लो 11:15 से लेके 12:15 तक डाउट क्लास चलती है, तो उस बीच में आप आके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है ना। सर। एनसीईआरटी का सीक्वेंस इसमें एनसीईआरटी ये एपीजीपी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है। तो सीक्वेंस सीरीज एनसीईआरटी वाला अलग है, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अलग है। तो यहाँ एपी जीपी एचपी पढ़ा रहा है, यहाँ सीक्वेंस सीरीज को जो जैम के ये जो सिलेबस है इसमें एपी जीपी एचपी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो उसको एपी जीपी एचपी से मतलब नहीं है, वो और भी जनरलाइज ये कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे क्या है कि जो 11 12 में है वो फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीरीज है, यहाँ पे इन्फाइनाइट सीक्वेंस और इन्फाइनाइट सीरीज है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो हेल्प नहीं करेगा। तो मेनली आपको फॉर्मूला अगर आप देख लोगे ना सीक्वेंस सीरीज वाले टॉपिक का, तो वो इनफ है कि लाइक ठीक है सर। ए पी जी पी एच पी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या है और सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, वो हेल्प करेगा। बाकी वहाँ पे चूंकि फाइनाइट सीरीज है और हमें यहाँ इनफाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें 11 12 वाली। ये यहाँ वाले सीक्वेंस सीरीज के लिए प्री रिक्विजिट थोड़े से लिमिट्स के कॉन्सेप्ट चाहिए। जो लिमिट्स आप लोग फंक्शन लिमिट फंक्शन का लिमिट पढ़ते हैं ना, तो हालांकि सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, तो यहाँ हम सीक्वेंस एज ए फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि सीक्वेंस एक फंक्शन है एक्चुअली। तो जैसे आप किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे मेनली क्या है, लिमिट में थोड़े कॉन्सेप्ट है। और वैसे प्रीरिक्विजिट के लिए अगर आप देखेंगे इसमें क्या मुझे जरूरत पड़ेगी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये एक्चुअली ना एक अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है। मतलब ये समझ लो ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ पहले का नॉलेज नहीं चाहिए, बट बेसिक वही मैं कहा, जैसे अब मान लो कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम है, तो वहां पे आपको मतलब जीपी के एन टर्म का सम पता हो, एचपी के एन टर्म का पता हो, सम पता हो। एपी जीपी एचपी तो एक पर्टिकुलर काइंड का सीक्वेंस या सीरीज बनेगी उसके, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज कॉन्सेप्ट है ये, तो उसकी बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल रियल एनालिसिस का पार्ट है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा कोई प्रेडिक्यूशन है भी नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से जैसे कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए, किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं आप, तो वो लिमिट की जरूरत पड़ेगी इसमें। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ सब कुछ नया ही है इसमें। तो ये है ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, फिर ये सब टर्म डिफाइन करते हैं, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। मतलब इसका कोई पीछे से बहुत ज़्यादा रिलेशन है नहीं, थोड़े से लिमिट की जरूरत पड़ेगी, वो भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए। और बाकी चीज़ें यहाँ आप सीखेंगे, तो इसके पहले प्री रिक्वेस्ट किसी कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी लिमिट के अलावा। अगर आपको एपीजी पीएचपी के फॉर्मूला याद है तो वो थोड़ा हेल्प करेगा यहाँ पे, ये है ना। तो ऐसे ही है बस, और कुछ नहीं खास। तो ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका आगे भी कोई रिलेशन नहीं, जैसे इस टॉपिक का रिलेशन आगे सिलेबस में कहीं कोई रिलेशन नहीं है, ये इससे पहले भी कोई जरूरत खास नहीं है, ये है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर और रैंडम वेरिएबल्स के लिए क्या? हाँ, रैंडम वेरिएबल जैसे अब ये पार्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें मेनली थोड़े से आपको ये वाला पार्ट ठीक ठाक आना चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली यहाँ पे यूज होगा। क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो है वो जैसे उसके थ्रू हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं,
दूसरे तरीके से अभी आप क्या करते हैं, अभी आप बोलते हैं कि इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस, है ना, अगर सिग्मा फील्ड नहीं दिया है तो इवेंट क्या है, सबसेट है सैंपल स्पेस का। अगर सिग्मा फील्ड दिया हुआ है तो सिग्मा फील्ड का जो एलिमेंट है वो इवेंट है। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यहाँ भी हम लोग इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। रैंडम वेरिएबल क्या करता है, आउटकम को किसी नंबर पे मैप करता है, तब हम उस नंबर के करस्पॉन्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये वाला पार्ट जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है ना, जहाँ ये सब कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट आपको आना चाहिए ये समझने के लिए, फिर ये आना चाहिए अगला पार्ट समझने के लिए, फिर ये आना चाहिए इसको समझने के लिए, आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए इसको समझने के लिए, फिर ये पार्ट आना चाहिए। तो ये सब कनेक्टेड है, सैम्पलिंग फिर उसके बाद एस्टिमेशन फिर टेस्टिंग। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं कि आप कोई पोर्शन छोड़ देंगे तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है यहाँ पे, है ना। क्योंकि इसमें भी हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में यूज करूंगा यहाँ पे, है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे आपको बोलता है रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, जैसे इसमें आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, और यहाँ है आज ही हम डिस्कस करेंगे पेयर वाइज और म्यूचुअल इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट जो है ये वही चीज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल है, बस हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ हम रैंडम वेरिएबल के थ्रू डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ हम लोग इवेंट के थ्रू डेफिनेशन लिख रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये वाला पार्ट इसका प्रीरिक्विजिट है, और इसका कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। तो ये इसके लिए आप 11-12 की प्रोबेबिलिटी अगर कवर कर लेंगे तो इसका 60-70% चीज वहां से कवर हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है, अगर आप क्लास 11-12 का जो एनसीईआरटी है उसमें जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, अगर वो आप कर लेंगे 11th और 12th दोनों क्लास की, तो इसके 60-70% चीजें यहीं से कवर हो जाएंगी आपकी। ये सब चीजें क्लास 12th में भी है। तो मतलब ये सिलेबस पूरा इंडिपेंडेंट है, यहाँ से बस आपने यहाँ से स्टार्ट करके एक कंटिन्यूअस में चलना पड़ेगा, ये है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ठीक से कर लो। अच्छा, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए 11-12 वाली, डिफरेंशिएशन आने चाहिए। तो ये दोनों इसमें खूब जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी लिमिट के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो यहाँ मैथमेटिक्स पोर्शन में इंटीग्रेशन खूब आएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे। तो ये आपको इंटीग्रेशन ठीक से आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन इसका प्रीरिक्विजिट होगा। कैलकुलस मतलब कैलकुलस पोर्शन आपका ठीक होना चाहिए इसके लिए, ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं,